नमस्कार मित्रों, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। ये हमारा 35वां एपिसोड है और अभी तक हमने काफ़ी विभिन्न यौन समस्या, उपचार, यौन बर्ताव इनके ऊपर चर्चा की है। आज मैं ऐसा एक मुद्दा ला रहा हूँ जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती है, लोगों को बड़ा उत्सुकता होती है कि क्या सही में ऐसे उपचार है। हम हमेशा बोलते हैं यौन समस्याओं पे जब भी चर्चा होती है तब एक यौन समस्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में चर्चित होती है और उसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी स्त्री और पुरुष जब सेक्स करते हैं तब पुरुषों का सेक्स करते समय उनके लिंग का इरेक्शन नहीं होना या लिंग का उद्दीपित नहीं होना या लिंग का कड़ा नहीं होना, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा दिया गया है कि पहले तो पुरुष का इरेक्शन होना ही नहीं, यानी इनेबिलिटी टू अटेन और इनेबिलिटी टू गेट एन इरेक्शन। लेकिन कुछ कुछ पुरुषों में ऐसा होता है कि उनको इरेक्शन आता है पर वो सस्टेन नहीं रहता, मेंटेन नहीं रहता है। तो इनेबिलिटी टू मेंटेन, आइदर अटेन और मेंटेन द इरेक्शन, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस कारण से होता है, हमने उसकी काफ़ी मुद्दे उसके हमने यहाँ पे चर्चा की है। उसके 3 मेन मुद्दे जो हम हमेशा बोलते हैं, एक पहला होता है कि कोई शारीरिक कमी के कारण हो सकता है, तो हार्मोन की कमी, नर्व सप्लाई को कमी या ब्लड सप्लाई कम होना, ये मुद्दे उसमें आते हैं। दूसरा होता है साइकोजेनिक, यानी मानसिक समस्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सेक्स का परफॉर्मेंस प्रेशर, सेक्स की एंग्जाइटी, सेक्स के बारे में डर या फियर, इसके कारण भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और थर्ड होता है रिलेशनल, यानी पति पत्नी या 2 पार्टनर के बीच में अगर कोई मनमुटाव होता है या कोई झगड़े होते हैं, पार्टनर की कुछ बातें पसंद नहीं आती, तो उसके कारण भी जो सेक्स प्रॉब्लम्स या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है उसको हम रिलेशनल इश्यूज़ या कॉजेज़ बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा की है, काफ़ी दवाइयों के नाम भी मैंने आपको बताए थे कि जैसे आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, बट ये सब रिसर्च सही में 100% रिजल्ट देते हैं या नहीं है, इसकी हमें आज चर्चा करनी है। हमने पहले देखा, मैंने एक आपको प्लिसिट मॉडल भी बताया था जिसमें था P यानी परमिशन, LI यानी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, SS यानी स्पेसिफिक सजेशन और IT यानी इंटेंसिव थेरेपी। तो ड्रग की ट्रीटमेंट भी वैसी है। आप कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो शुरुआत में शायद ये सामान्य रोग होगा ऐसा समझ के ही चलना पड़ता है, लेकिन अगर नहीं होता है ठीक तो फिर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद में उसके ऊपर उपचार होते हैं, या उपचार से अगर समझो पेशेंट ठीक नहीं होता है या मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ये बाकी जो समस्याएं या बाकी जो रोग होते हैं उसके बारे में हमको ये जानकारी रहती है, लेकिन सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में हमको जानकारी ही नहीं रहती है कि कौन कौन से उपचार होते हैं। तो मैंने पहले तो आपको बताया कि सिंपल काउंसलिंग या कुछ दवाई देने से भी 80-90% के ऊपर ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, और उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है। आज अगर हम हमारे पेशेंट्स के बारे में आपको बताएं, मेरा अनुभव बताएं, तो लगभग 70 से 80% लोग तो सिर्फ कुछ दवाइयों देने से ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं, यानी पहले 15-20 दिन, महीने में ही उनको इफेक्ट आना शुरू होता है। लेकिन बाकी के लोगों को टाइम लगता है क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी रहते हैं। फिर वो इश्यूज़ जैसे जैसे हमारी ट्रीटमेंट में आते हैं उसका हम उपचार करते जाते हैं, उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट का वो भी प्रॉब्लम्स उसके कारण भी ठीक नहीं होते, तो उनको फिर ड्रग्स देना या जो पहले ड्रग्स दे रहे हैं उसके अलावा दूसरे कोई ड्रग्स दे सकते हैं, दूसरी कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट हमारे पास आता है तो अब सबसे पहले हमारा इन्वेस्टिगेशन, यानी हमारी जो जांच होती है उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री, कि उसका सेक्स कैसा हो रहा है, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, वो शादीशुदा है या अविवाहित है, ये देखना। और उसके बाद में उसका पूरा सेक्सुअल हिस्ट्री लेना, उसको इरेक्शन कब आते हैं कब नहीं आते हैं ये पूछना, और उसके हिसाब से उसके इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ते हैं।
अब इन्वेस्टिगेशन यानी क्या होता है, तो मैंने पहले बताया कि भाई हम सेक्सुअल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद में पेशेंट की जांच करते हैं। अगर हमको लगता है तो जांच करते हैं कि उसके अवयव जो है वो बराबर से विकसित हुए हैं या नहीं है। उसके बाद में कुछ ब्लड टेस्ट होती है, उसके सेक्स हार्मोन्स प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो भी प्रॉपर है, उसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ उसका बराबर ट्रीटमेंट उसकी बराबर चल रही है या नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं है। उसके साथ साथ में उसको और दूसरे कोई अगर बीमारियां है, वो बीमारियां कंट्रोल है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और उसके बाद में हमारी जो दवाइयाँ रहती है वो हिसाब से, जैसे हार्मोन्स कम है तो हार्मोन्स की दवाइयाँ, ब्लड सप्लाई कम लगता है हमको तो ब्लड सप्लाई बढ़ाने की दवाइयाँ, ये दवाइयाँ शुरू करते हैं। लेकिन अभी आजकल काफ़ी लोग हमको पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अभी इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को गूगल पे सर्च करने की बड़ी अच्छी आदत होती है। अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि उसमें जानकारियाँ मिलती है, बट सभी जानकारियाँ सही होती है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गूगल में जो दिया रहता है वो सामान्य लोगों के लिए शायद इतना जल्दी से समझना मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक थेरेपी काम करती है या नहीं करती है ये हमको भी पता रहता है, लेकिन उसका इफ़ेक्टिवनेस कितना है, 100 लोगों को अगर ट्रीटमेंट मिलती है तो उसमें इफ़ेक्टिवनेस कितना है वो भी देखना पड़ता है। बट सेक्स प्रॉब्लम्स में क्या होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है कि शारीरिक प्रॉब्लम भी अगर रहता है फिर भी मरीज को मानसिक भी स्ट्रेस रहता है कि मैं संभोग ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। इस चीज़ का मानसिक तनाव उसके मन पे काफ़ी रहता है और इसीलिए ट्रीटमेंट का इफ़ेक्टिवनेस हमेशा कम ही रहेगा। लेकिन जैसे हमने पिछले कई दिन पहले एक एपिसोड किया था, तब हमने देखा था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की आज डॉक्टरों के लिए, डॉक्टरों के पास कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो उसमें सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल, एवानाफिल, ऐसी काफ़ी दवाइयों के नाम मैंने आपको बताए थे। तो जैसे जैसे पेशेंट की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन होती है, वो हिसाब से हम ये दवाइयाँ पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बट पेशेंट को क्या लगता है, जैसा मैंने पिछले बार भी बोला था कि मेरा ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। हमने पिछले बार भी आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स ये हर वक्त अलग अलग रह सकते हैं। आज शारीरिक प्रॉब्लम है, कल मानसिक रह सकता है, परसों रिलेशन के इश्यूज़ पे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, अपना एज बढ़ते जाता है उसके कारण भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो इसका परमानेंट इलाज करके कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये दवाइयों के अलावा भी कुछ कुछ आजकल उपचार हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन। कि फ्यूचर ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पर उनके अभी तक एग्जैक्ट इफेक्टिवनेस कितना है वो पता नहीं है। बहुत बार लोग पी शॉट क्या है पूछते हैं, कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आजकल तो पेनिस में इम्प्लांट करने से भी लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये चर्चा होनी चाहिए, इसलिए आज मैंने ये विषय आपके सामने रख रहा हूँ। पी शॉट यानी क्या रहता है कि वो मरीज का जो ब्लड रहता है, जिसको प्रॉब्लम है, उसका ब्लड लेके उसका पीआरपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा जो रहता है वो पेशेंट के लिंग में उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं और उससे भी सेक्स प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होता है, ऐसा एक तबके का एक इसका कहना है, रिसर्चर का कहना है। बट इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है और इंडिया में भी इसकी स्टडीज़ नहीं हुई है, इसलिए ये हर पेशेंट में ये करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वो करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, ये भी अभी एक जिसको बोलते हैं हमने डिबेट का इशू है कि अभी तक सबका एक मत नहीं हुआ है। जबकि ये जो दवाइयाँ जो मैंने बताई थी पहले की 4-5 नाम बताए थे, ये दवाइयाँ दे सकते हैं, ये सर्वमत है। किसी न किसी दवाई से फ़ायदा होता है या डोज बढ़ाने से फ़ायदा होता है, काउंसलिंग करने से फ़ायदा होता है, ये आज निर्विवाद सत्य है। लेकिन ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, पीआरपी बोलते हैं उसको, ये देने से मरीज ठीक हो जाएगा एकदम, ये ज़रूरी नहीं है। लोगों को लगता है कि इम्प्लांट्स लगाने चाहिए। तो इम्प्लांट्स लगाने से क्या होगा, ये इम्प्लांट यानी क्या होता है कि मैंने जैसा बताया था शुरुआत में कि पेनिस में 2 सिलेंडर्स होते हैं, है ना, कॉर्पस कैवर्नम, इसमें ब्लड फैला होने के कारण फिर वो कड़ा होता है। तो ये कड़ा न होने के कारण क्या करते कि 2 उसमें
साइज में बड़े ऐसे सिलेंडर्स उसमें डाले जाते हैं, उसको पेनाइल इम्प्लांट्स बोलते हैं, पर उसके लिए ऑपरेशन करने पड़ते हैं। वो डिफ्लेटेबल और नॉन डिफ्लेटेबल ऐसे 2 प्रकार के इम्प्लांट्स रहते हैं, पर उससे पेनिस कड़ा के कड़ा ही रह जाएगा, या फिर कुछ मशीन आती है उसको दबाने से उसका साइज़ बढ़ जाएगा, बट वो मैकेनिकल हो जाता है, लोगों को उसमें भी अच्छा नहीं लगता। तो लोग बोलते कि ये तो क्या मैकेनिकल है, अपने आप नेचुरली सेक्स होना चाहिए। अब जब हम दवाई देती है तो लोगों को वो भी लगता है कि सिर्फ दवाई देने से सेक्स हो रहा है, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है, अपने आप सेक्स होना चाहिए। उनकी बात सही है, लेकिन हमारा कहना ऐसा रहता है कि अगर दवाइयों से नहीं हो रहा है तो आप शायद दवाई लेके और अच्छा हो रहा है तो एक आध दवाई लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये पी शॉट वगैरह जो है, ये लोगों के मन में लगता है, उनको लगता है शायद ये पी शॉट दे दिया तो मैं ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसी भ्रांतियाँ या ऐसे समझ आप आपके दिमाग में मत रखिए। ये पेनाइल इम्प्लांट वगैरह भी ये बड़ी पेचीदा ऐसी सर्जरीज होती है, और वो सर्जरी करके फिर लिंग का तनाव आना ये हो सकता है, बट वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कम लोगों को लगती है। यानी मैंने अभी तक बोलना चाहिए कि मैंने आज तक किसी भी पेशेंट को पेनाइल इम्प्लांट के लिए मेरे तरफ से रेफ़र नहीं किया है। वो खुद जाके आया होगा, मेरे यहाँ से ठीक नहीं हुआ होगा, फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया होगा और उसने उसको रेफ़र किया होगा, मुझे पता नहीं है। पर मैक्सिमम कोशिश हम ये करते हैं कि हमारी सिर्फ दवाइयाँ और काउंसलिंग से और कपल काउंसलिंग से, रिलेशनशिप काउंसलिंग से ही लोगों को ठीक किया जाए। ये अभी भी ये जो नई नई तरीके, अब कुछ लोग स्टेम सेल थेरेपी, इसके ऊपर भी उपचार चल रहे हैं, बट ये सब जिसको बोलते हैं अंडर स्टडी है, अंडर रिसर्च है, और अब तक नहीं आए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का ये 20-25 साल का तजुर्बा है, उसमें मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई रामबाण उपाय, हमारे भारत में बोलते हैं ना रामबाण उपाय, यानी जो दे दिया है नहीं उसका मतलब वो ठीक हो गया, ऐसा सेक्स प्रॉब्लम में कभी नहीं हो सकता। हर पेशेंट को उसकी परिस्थिति, उसकी अवस्था, उसकी शारीरिक परिस्थिति, उसकी मानसिक अवस्था, उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, ये तीनों चीज़ों का निचोड़ निकाल के उसके ऊपर उपचार किया जाता है। यानी हर एक को एक ही दवाई ऐसा नहीं हो सकता, हर एक को एक ही सलाह ऐसा नहीं हो सकता है। अलग अलग सलाह है, अलग अलग उपचार, ये पेशेंट की जानकारी लेके हमको देने पड़ते हैं। तो किसी एक से हमारा प्रॉब्लम ठीक होगा ये सोचना गलत है। और इसलिए जब भी पेशेंट किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसको समझना चाहिए कि ये सेक्स के बारे में अपने को पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, देखेंगे, जांचेंगे, काउंसलिंग करेंगे, दवाई देंगे, और उसके बाद हम ठीक होंगे या ठीक होने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भारत में वो आए नहीं है, आए भी है तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। तो इसलिए ऐसे उपचार हम बहुत ही कम लोगों को बताते हैं। ये आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आज ये विषय पे चर्चा की। मुझे लगता है ये विषय पे ये चर्चा काफ़ी हद तक आपको उपयोगी साबित होगी। नमस्कार।